दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इकाई 3 को खंड 2 के इकाई 3 को समझने वाले हैं, जो समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थान की भूमिकाएं और अपेक्षाएं। MSW 005 का जो खंड 2 है उसका इकाई 3 इस वीडियो में समझने वाले हैं पूरे लेक्चर को। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क में फील्ड ट्रेनिंग की भूमिका और उसके दिशा निर्देशों पर। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो आइग्नो के कोर्स मटेरियल से है और इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि ये ट्रेनिंग मतलब होती कैसे है, कौन लोग इसमें शामिल हैं। हाँ, और क्या नियम कायदे हैं इसे ठीक से चलाने के लिए। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा करीब से देखें, समझें। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसी एजेंसी में जाकर कुछ घंटे बिताने जैसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये सोशल वर्क को एक प्रॉपर प्रोफेशनल फील्ड बनाने की कोशिश का अहम हिस्सा है। इसमें स्टूडेंट से लेकर कॉलेज, एजेंसी, सुपरवाइजर और यहाँ तक कि वो लोग जिनकी मदद के लिए ये सब हो रहा है, मतलब क्लाइंट सिस्टम, सबकी अपनी तय भूमिका है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं संस्थानों से, जैसे कि इग्नू या फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी FSU, जिनका जिक्र है इस मटेरियल में। जी, इन्हें सोशल वर्क के प्रोग्राम बनाने और चलाने का अधिकार होता है। तो एक तरह से यही वो स्टैंडर्ड्स तय करते हैं जिनके आधार पर पूरी ट्रेनिंग चलती है। ये बुनियाद रखते हैं, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस की बात आती है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है। संस्थान इनका इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि भाई कौन सी एजेंसी छात्रों के सीखने के लिहाज से वाकई ठीक है, और साथ ही एजेंसी में जो सुपरवाइजर होते हैं उन्हें भी इन्हीं गाइडलाइन से मदद मिलती है कि छात्रों को सिखाना कैसे है। मतलब एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, कह सकते हैं। गुणवत्ता बनाए रखने का एक तरीका है ये। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इग्नू के नियमों के साथ साथ FSU की पॉलिसीज का भी जिक्र है। इसमें रेगुलर स्टूडेंट्स के अलावा डिस्टेंस और ऑनलाइन वालों के लिए भी नियम दिए गए हैं। हाँ, ये दिखाता है कि अलग अलग मोड में सीखने वालों के लिए भी अडेप्ट करने की कोशिश है। और हाँ, ये सवाल तो उठता ही है कि क्या दूर बैठकर मतलब ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में वो सेम क्वालिटी मिल पाती होगी? ये एक चैलेंज तो होगा। यकीनन ये एक बड़ा सवाल है, पर देखिए ट्रेनिंग का जो असली दिल है वो तो फील्ड वर्क ही है। सही कहा। वहाँ के मानक, वहाँ की एक्टिविटीज, कोर्स मटेरियल इस पर काफी डिटेल में बात करता है। इसमें एक और चीज है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रैक्टिकम। अच्छा, ये क्या है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शायद पहले से कहीं काम कर रहे हैं और वहीं अपनी फील्ड ट्रेनिंग पूरी करना चाहते हैं। इग्नू के BSW और MSW छात्रों के लिए काफी काम की चीज हो सकती है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगता है कई लोगों के लिए। और ये सिर्फ मोटी मोटी बातें नहीं है, मटेरियल में काफी बारीकियां भी समझाई गई हैं। जैसे कि स्टूडेंट से सीखने को लेकर क्या उम्मीदें हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, प्लेसमेंट कैसे होगा, लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हाँ, वो स्टूडेंट और सुपरवाइजर के बीच का एग्रीमेंट कि क्या सीखा जाएगा। बिल्कुल। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी और एजेंसी के बीच कैसा समझौता होता है उसका भी उदाहरण दिया है FSU का। ये सब मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सही बात है। और ये मामला सिर्फ देश के अंदर का नहीं है। मटेरियल में इंटरनेशनल लेवल पर एक्रेडिटेशन और स्टैंडर्ड्स का भी हल्का सा जिक्र है। अच्छा। हाँ, इससे पता चलता है कि दुनिया भर में सोशल वर्क एजुकेशन में एकरूपता लाने और क्वालिटी सुनिश्चित करने की कोशिशें चल रही हैं। ये ग्लोबल फील्ड है आखिर। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो जानकारी है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एजेंसी सुपरवाइजर हैं या यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हैं उनके लिए भी ये बहुत मददगार है। उन्हें एक तरह से रोड मैप मिलता है कि स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना है। बिल्कुल सही। सार यही है कि सोशल वर्क की फील्ड ट्रेनिंग एक सोची समझी स्टैंडर्ड्स पर आधारित प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस लेना नहीं है, बल्कि एक स्किल्ड प्रोफेशनल तैयार करने का तरीका है। हाँ। जिसमें हर किसी की भूमिका और जिम्मेदारी साफ तौर पर तय है और संस्थान इसे बारीकी से मॉनिटर करते हैं। तो अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि अलग अलग जगहों पर, जैसे भारत में ही अलग अलग राज्यों में या अलग अलग संस्थानों में, और खासकर डिस्टेंस लर्निंग जैसे मोड में, हाँ, ये जो इतने डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स और पर्सनल सुपरविजन की बात है, हाँ, उसकी क्वालिटी असल में जमीन पर कैसे सुनिश्चित की जाती होगी? उसे बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर और विचार करने की जरूरत। समाज कार्य प्रशिक्षण में फील्ड वर्क के लिए सही एजेंसी कैसे चुने, इसके क्या नियम कायदे हैं, क्या नीतियां हैं। हमारे पास इग्नू और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी यानी FSU अमेरिका से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। तो चलिए
देखते हैं कि इन दस्तावेजों में क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि ये संस्थान मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव कैसे सुनिश्चित करते हैं और इसमें एजेंसियों का क्या रोल रहता है। शुरुआत इग्नू से करते हैं, ठीक है। इग्नू के जो मानदंड हैं उसमें एक बात साफ दिखती है, रजिस्टर्ड एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाती है और जहां पहले से प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स काम कर रहे हों वो एजेंसी बेहतर मानी जाती है। हाँ, ये बिंदु अहम है। देखिए, रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि एजेंसी की एक पहचान है, एक ढांचा है, और जहां पहले से पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता हैं वहां विद्यार्थी को एक तरह का इनबिल्ट सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है ना। अच्छा, मार्गदर्शन के लिए, सीखने के लिए कोई मौजूद होता है। तो ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, एक स्पष्ट संरचना, तय भूमिकाएं और अलग अलग तरह की सेवाएं, मतलब सिंपल से लेकर जटिल केस तक, ये सब विद्यार्थी को एक सिस्टमैटिक और कहते हैं एक व्यापक अनुभव देते हैं। और हाँ, ये भी जरूरी है कि एजेंसी का काम उसकी सोच, सोशल वर्क के मूल्यों से मेल खाती हो। सही। तो मतलब इग्नू का फोकस एक स्थापित ढांचे और अंदरूनी मार्गदर्शन पर है। अच्छा, अब फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी यानी एफएसयू की बात करते हैं। इनके यहाँ एजेंसी और स्कूल के बीच सहकारी नियोजन या कोलैबोरेटिव प्लानिंग, इस पर काफी जोर है। हाँ बिल्कुल, एफएसयू इस पर बहुत बल देता है। ये इग्नू से कुछ अलग है या वैसा ही है तो सहयोग की ही बात, लेकिन एफएसयू में ये ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित है। वो सिर्फ सहयोग नहीं कहते, वो उम्मीद करते हैं कि एजेंसी और स्कूल मिलकर एक्टिवली प्लान करें, विद्यार्थी के लिए सीखने के मौके बनाएं। ये ज्यादा भागीदारी वाली बात है। अच्छा, ज्यादा एक्टिव रोल है। और एफएसयू में एक और चीज जो मुझे बहुत खास लगी वो है कि एजेंसी को एक योग्य फील्ड इंस्ट्रक्टर देना होगा, सिर्फ कोई सोशल वर्कर नहीं। बिल्कुल। उनके पास सोशल वर्क में मास्टर डिग्री यानी MSW और कम से कम 2 साल का सुपरविजन का अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये दिखाता है कि एफएसयू के लिए पर्यवेक्षण की गुणवत्ता कितनी मायने रखती है। उनका मानना है कि फील्ड वर्क का पूरा अनुभव सीधे सीधे सुपरवाइजर की योग्यता से जुड़ा है। सही बात है। एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति ही सही मार्गदर्शन दे सकता है, मुश्किलों में रास्ता दिखा सकता है ना? हाँ, और मूल्यांकन भी सही कर सकता है। जी, ये सिर्फ किसी के होने से ज्यादा है, ये विशेषज्ञता की मांग है। और एफएसयू की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। उनकी नीतियां कहती हैं कि एजेंसी को स्टूडेंट्स को अपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, यहाँ तक कि रिकॉर्ड्स तक पहुंच देनी होगी। काम करने की जगह, जरूरी सामान, ये सब भी देना होगा। ये तो एजेंसी पर काफी जिम्मेदारी डालता है। हाँ, ये है। तो ये मांगे ज्यादा लग सकती हैं, खासकर शायद छोटी एजेंसियों के लिए। लेकिन एफएसयू का तर्क यह है कि सीखने के लिए ये बुनियादी जरूरतें हैं। रिकॉर्ड देखे बिना दस्तावेजीकरण कैसे सीखेंगे? नीतियां समझे बिना एजेंसी का हिस्सा कैसे बनेंगे? ये सब इसलिए ताकि विद्यार्थी सिर्फ एक बाहरी ऑब्जर्वर न रहे, बल्कि उसे काम में शामिल होने का मौका मिले। अच्छा, इसमें मूल्यांकन में मदद करना, नैतिक मानकों का पालन, गोपनीयता बनाए रखना और अगर हो सके तो इंटरडिसिप्लिनरी टीम एक्सपीरियंस यानी अंतः अनुशासनात्मक टीम अनुभव देना भी शामिल है। ये क्या होता है असल में? इसका मतलब है विद्यार्थी को अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका मिले। जैसे मान लीजिए अस्पताल सेटिंग है तो डॉक्टर नर्स के साथ, स्कूल है तो टीचर काउंसलर के साथ। ओके। इससे विद्यार्थी समझते हैं कि सामाजिक समस्याएं अकेली नहीं होती, वो कई पहलुओं से जुड़ी होती हैं और उनका हल भी अक्सर मिलकर ही निकलता है। सही है, एक बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है। जी, उन्हें टीम में काम करना आता है। तो अगर हम दोनों को साथ रखकर देखें, इग्नू स्थापित संरचना पर जोर दे रहा है और एफएसयू योग्यता, स्पष्ट जिम्मेदारियों और एक्टिव सहयोग पर। हाँ, कह सकते हैं दोनों का लक्ष्य तो विद्यार्थी को अच्छा अनुभव देना ही है, पर रास्ते थोड़े अलग हैं और दोनों ही इस बात को मानते हैं कि एजेंसी, विद्यार्थी और संस्थान के बीच एक अच्छा सहयोगात्मक रिश्ता कितना जरूरी है। एफएसयू में नियमित बैठकों और भेदभाव रहित माहौल पर भी जोर है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल तो चाहिए ही सीखने के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सारी ये निकलता है कि फील्ड वर्क सिर्फ कहीं जाकर कुछ घंटे काम करना नहीं है, ये एक पूरी तरह से प्लान की हुई स्ट्रक्चर्ड सीखने की प्रक्रिया है। सही एजेंसी चुनना, सुपरवाइजर की योग्यता, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सिर्फ एक जगह ढूंढना नहीं है जैसा आपने कहा, ये एक पूरा लर्निंग इकोसिस्टम बनाना है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। ये सारे दस्तावेज एजेंसी और संस्थान के बीच सहयोग पर तो जोर देते हैं, लेकिन असलियत में क्या होता होगा? एजेंसी के अपने रोज के काम होते हैं,
अपने टारगेट होते हैं और विद्यार्थी के अपने सीखने के उद्देश्य होते हैं। हाँ, ये तो है। इन दोनों के बीच हमेशा तालमेल कैसे बैठता होगा, खासकर तब जब एजेंसी की जरूरतें और विद्यार्थी के सीखने के लक्ष्यों में कभी टकराव हो जाए। ये एक प्रैक्टिकल चुनौती है। इस पर शायद और सोचने की जरूरत है कि इसे कैसे मैनेज किया जाता है। जी बिल्कुल, ये एक अहम व्यवहारिक पहलू है, यानी सोशल वर्क में फील्ड प्रैक्टिकम के स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस पर। हाँ, और इसमें भी खास तौर पे हम देखेंगे वो प्लेसमेंट्स जो रोजगार आधारित होती हैं, मतलब जहाँ स्टूडेंट काम भी कर रहा है। बिल्कुल, हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम समझना चाहते हैं कि भाई जब कोई अपनी नौकरी के साथ साथ प्रैक्टिकम कर रहा हो तो उसके लिए क्या नियम हैं, क्या उम्मीदें हैं। देखिए, सोशल वर्क की पढ़ाई में ना ये फील्ड एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिकल अनुभव, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। हाँ, थ्योरी तो ठीक है, पर असली काम तो फील्ड में ही सीखते हैं। बिल्कुल, यही क्लास में सीखी बातें असल में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हाँ, जब कोई अपनी जॉब को ही प्रैक्टिकम बनाना चाहे तो थोड़ी मुश्किलें, थोड़े पेचीदगियां आ जाती हैं। उन पर आज बात करेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो सुपरवाइजर्स होते हैं, फील्ड इंस्ट्रक्टर्स, उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? हाँ, तो देखिए, जो मेन फील्ड इंस्ट्रक्टर है उसके पास एक मान्यता प्राप्त मतलब एक्रेडिटेड स्कूल से MSW की डिग्री होनी चाहिए, सोशल वर्क में मास्टर्स। ओके, MSW जरूरी है। हाँ, और डिग्री के बाद कम से कम 2 साल का एजेंसी में काम करने का अनुभव भी जरूरी है। और सिर्फ डिग्री या अनुभव ही नहीं, उनमें स्टूडेंट्स को सिखाने में, उनको गाइड करने में सचमुच दिलचस्पी होनी चाहिए। ये दिलचस्प वाली बात अहम है, सिर्फ डिग्री होल्डर होने से नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि एजेंसी में कोई योग्य MSW सुपरवाइजर नहीं मिल पाता। हाँ, हो सकता है। तो ऐसी बहुत रेयर सिचुएशन में अगर कोई बहुत अनुभवी BSW डिग्री वाला है, मतलब बैचलर्स वाला, तो वो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर सकता है। पर ये एक एक्सेप्शन है, नॉर्म नहीं। समझ गया। मेन फोकस ये है कि स्टूडेंट को अच्छी गाइडेंस मिले। बिल्कुल, और इसीलिए ये भी जरूरी है कि स्टूडेंट हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा अपने MSW फील्ड इंस्ट्रक्टर से जरूर मिले, 1-on-1। 1 घंटा हर हफ्ते, ये तो काफी इंटेंसिव सुपरविजन हुआ। अच्छा, लेकिन अगर एजेंसी में ही MSW इंस्ट्रक्टर ना हो तो आपने कहा बाहर से लाना पड़ता है। हाँ, अगर एजेंसी में कोई क्वालिफाइड MSW इंस्ट्रक्टर नहीं है तो प्रोग्राम या एजेंसी को बाहर से किसी को अरेंज करना होगा। वो फील्ड इंस्ट्रक्टर का रोल निभाएगा। ओके। और साथ ही एजेंसी के अंदर भी एक बंदा असाइन होता है जिसे टास्क सुपरवाइजर कहते हैं। टास्क सुपरवाइजर, उसका क्या रोल है? उसका काम होता है रोजमर्रा के एजेंसी के काम में स्टूडेंट की मदद करना, जैसे एजेंसी की पॉलिसी समझाना, प्रोसीजर बताना, और वो स्टूडेंट के मूल्यांकन में भी फील्ड इंस्ट्रक्टर की मदद करता है। अच्छा, तो 2 तरह के सुपरवाइजर हो गए, एक फील्ड इंस्ट्रक्टर जो मेन लर्निंग पर फोकस करेगा और एक टास्क सुपरवाइजर जो डे टू डे काम में हेल्प करेगा। हाँ, मोटे तौर पर यही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सुपरविजन का मतलब सिर्फ काम सौंपना नहीं है। इसका मकसद है स्टूडेंट की प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाना, उसकी नॉलेज को गहरा करना, सोशल वर्क वैल्यूज को मजबूत करना और लगातार देखना कि वो कैसा कर रहा है, उसका मूल्यांकन करना। सही कहा। अब आते हैं उस खास मुद्दे पर, रोजगार आधारित प्रैक्टिकम, जब कोई अपनी पेड जॉब को ही प्रैक्टिकम की तरह यूज कर रहा है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जॉब भी चल रही है और प्रैक्टिकम भी हो रहा है। हाँ, सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन इसकी अपनी शर्तें हैं और वो काफी सख्त हैं। हाँ, वही मैं पूछने वाला था, क्या शर्तें हैं? ऐसा तो नहीं कि कोई भी नौकरी चल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बुनियादी सिद्धांत ये है कि उस अनुभव से स्टूडेंट को कुछ नया सीखने को मिले। वो बस अपना रोज का काम ना करता रहे जो वो पहले से कर रहा है। नया सीखना मतलब शायद वो किसी नए क्लाइंट ग्रुप के साथ काम करे, या कोई नई मेथड सीखे, या किसी नई सेटिंग में काम करे। कुछ तो नयापन होना चाहिए जो उसके रेगुलर जॉब डिस्क्रिप्शन से अलग हो। ओके। और सुपरविजन? हाँ, प्रॉपर सुपरविजन मिलना चाहिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। और उसे क्लास में सीखी थ्योरी को अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। ये सब उसके कोर्स में एक खास स्टेज पर ही होता है। लेकिन जब कोई अपनी नौकरी को ही प्रैक्टिकम बनाता है तो उसमें कुछ दिक्कतें भी तो आती, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी। बिल्कुल आती हैं। कई चुनौतियां हैं। एक तो ये कि एजेंसी शायद स्टूडेंट को एक एम्प्लॉय की तरह ज्यादा देखें। हाँ, काम निकलवाने पर फोकस। एग्जैक्टली। उसकी लर्निंग नीड्स पीछे रह सकती हैं और एजेंसी के काम का प्रेशर हावी हो सकता है। और दूसरी बात,
हो सकता है कि नौकरी के काम की नेचर बदल जाए और वो प्रैक्टिकम के मानकों पर खरी ना उतरे। मतलब जो काम पहले लर्निंग दे रहा था अब शायद ना दे। हाँ, और एक और सीरियस बात है, स्टूडेंट और एजेंसी दोनों ही शायद किसी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने में हिचकिचाएं। क्यों? मान लीजिए सुपरविजन ठीक नहीं मिल रहा या काम ठीक नहीं है, तो स्टूडेंट को डर लग सकता है कि अगर मैंने शिकायत की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। एजेंसी भी शायद अपनी कमियां छुपाना चाहे। हाँ, ये तो गड़बड़ हो सकती है। इससे तो पूरा मूल्यांकन ही बायस हो सकता है। बिल्कुल, ये एक नाजुक संतुलन है। तो फिर इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या गाइडलाइंस है? प्रोग्राम कैसे ये पक्का करते हैं कि स्टूडेंट का सीखना दांव पर ना लगे? इसके लिए काफी क्लियर गाइडलाइंस बनाई गई हैं। कोई भी प्रोग्राम किसी नौकरी को प्रैक्टिकम तभी मानता है जब कुछ खास शर्तें पूरी हों। जैसे कि एक तो ये कि प्रैक्टिकम के सारे घंटे एक नए MSW सुपरवाइजर के अंडर होने चाहिए। मतलब जो उसका रोज का बॉस है वो उसका प्रैक्टिकम सुपरवाइजर नहीं हो सकता, उसे प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स पूरे करने वाला एक अलग सुपरवाइजर चाहिए। अच्छा, ये अहम है। बॉस अलग, प्रैक्टिकम सुपरवाइजर अलग। हाँ, दूसरा, जो काम या एक्टिविटी स्टूडेंट करेगा वो उसके लेवल और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से नई लर्निंग देने वाली होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, नया क्लाइंट ग्रुप, नई मेथोडोलॉजी, कुछ नया। ठीक है। तीसरा, उसका केस लोड, मतलब काम का बोझ कंट्रोल्ड होना चाहिए। फोकस स्टूडेंट की लर्निंग पर हो, न कि सिर्फ एजेंसी की जरूरतें पूरी करने पर। और ये भी शर्त है कि वो रोजगार हाल ही में शुरू हुआ हो। मतलब जिस सेमेस्टर में प्रैक्टिकम कर रहा है उस सेमेस्टर के पहले दिन से 90 दिन से ज्यादा पुराना ना हो वो रोजगार। अच्छा, यानी बहुत पुरानी नौकरी नहीं चलेगी। और क्या है? स्टूडेंट को ये दिखाना होगा कि उसे संबंधित थ्योरी की समझ है। और सबसे जरूरी बात, पूरे कोर्स के दौरान स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार ऐसी रोजगार आधारित इंटर्नशिप कर सकता है। ओके, सिर्फ एक बार। तो ये अप्रूवल मिलता कैसे? क्या ये ऑटोमेटिक है? नहीं, बिल्कुल ऑटोमेटिक नहीं है। स्टूडेंट को प्रैक्टिकम शुरू होने से कम 30 दिन पहले एक डिटेल्ड प्रपोजल जमा करना होता है। प्रपोजल, उसमें क्या होता है? उसमें सब बताना होता है, काम क्या होगा, नया क्या सीखेंगे, सुपरविजन कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह। फिर जो फील्ड डायरेक्टर होते हैं प्रोग्राम के, वो फैकल्टी से सलाह करके फैसला लेते हैं। यानी आखिरी फैसला प्रोग्राम का होता है? हाँ, बिल्कुल। फाइनल अप्रूवल का अधिकार प्रोग्राम के पास ही रहता है। ये कोई गारंटीड चीज नहीं है। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो सोशल वर्क में फील्ड एक्सपीरियंस, और खास तौर पर अगर वो रोजगार से जुड़ा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसके लिए काफी कड़े नियम और साफ अपेक्षाएं तय की गई हैं। हाँ, ताकि स्टूडेंट की लर्निंग सबसे ऊपर रहे। यह हमेशा एजेंसी की जरूरत और स्टूडेंट के एजुकेशनल गोल्स के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, ये संतुलन साधना ही सबसे जरूरी है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या ये जो नियम और प्रक्रियाएं हैं जो कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, क्या ये हमेशा जमीन पर असलियत में ये पक्का कर पाती हैं कि स्टूडेंट का अनुभव वाकई सीखने वाला है, या कहीं वो बस काम ही तो नहीं बनकर रह जाता? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है, खासकर जब सुपरविजन की क्वालिटी हर जगह एक जैसी ना हो। बिल्कुल। तो इस पर शायद हमें लगातार सोचते रहने की जरूरत है कि इन मानकों को असल प्रैक्टिस में कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए। फील्ड वर्क में, मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान, विद्यार्थियों से सीखने की क्या उम्मीदें रखी जाती हैं और उनकी अपनी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है उसमें कार्यक्रम के दिशा निर्देश हैं, अपेक्षाओं की सूची है और शायद कुछ पिछले अनुभवों का सार भी है। तो ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस बात को साफ करना कि भाई एक विद्यार्थी से क्या चाहा जाता है और वो अपनी लर्निंग की बागडोर, मतलब कमान, कैसे संभाल सकते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी भी फील्ड वर्क अनुभव को अगर कामयाब बनाना है तो एक साफ ढांचा, एक स्ट्रक्चर और सटीक दिशा निर्देश, ये बहुत जरूरी है। हाँ। और ये सिर्फ विद्यार्थी के लिए नहीं, बल्कि संस्थान और जहां वो काम कर रहे हैं वो प्लेसमेंट एजेंसी, उनके बीच तालमेल के लिए भी जरूरी है। सही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो सामग्री है ना, ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है। इसमें विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, और सीखने के स्पष्ट लक्ष्यों पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। कहने का मतलब है विद्यार्थी को सिर्फ वहां होना नहीं है, उसे सीखने की पूरी प्रक्रिया में एक्टिव रहना है। हाँ,
और ये जो सक्रिय भूमिका की बात आप कर रहे हैं, इसकी शुरुआत होती है एक अनिवार्य ओरिएंटेशन बैठक से, है ना? हाँ, बिल्कुल, ओरिएंटेशन। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये कोई सिर्फ फॉर्मल सा स्वागत नहीं होता। ये तो एक काफी गहन सूचना सत्र है। इसमें कार्यक्रम की नीतियां, प्रक्रियाएं, किसकी क्या भूमिका होगी, काम कब तक पूरा करना है यानी समय सीमाएं। सुपरविजन कैसे होगा? हाँ, सुपरविजन, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जो बहुत जरूरी हैं, और यहाँ तक कि मूल्यांकन मतलब असेसमेंट कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ इसमें विस्तार से बताया जाता है। और देखिए, ये विस्तृत ओरिएंटेशन कई वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि शुरू में ही सब साफ हो जाता है, सारी उम्मीदें पता चल जाती हैं। हाँ, कंफ्यूजन नहीं रहता। हाँ, बाद में कोई गलतफहमी ना हो। दूसरा, सुरक्षा और नैतिक व्यवहार मतलब सेफ्टी और एथिक्स, ये फील्ड वर्क में सबसे ऊपर है, खासकर जब विद्यार्थी सीधे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हों। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ नियम जानना नहीं है, इससे विद्यार्थी को कार्यक्रम की गंभीरता समझ आती है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का पता चलता है। ये एक तरह से उनकी प्रोफेशनल पहचान बनाने की दिशा में पहला कदम है। हाँ, सही कहा। अब आते हैं नियोजन की विषय वस्तु पर, मतलब इंटर्नशिप के दौरान असल में करना क्या होता है। हाँ, असल काम। सामग्री में कुछ न्यूनतम अपेक्षाएं तो बिल्कुल साफ साफ बताई गई हैं, जैसे विद्यार्थी को प्लेसमेंट देने वाली एजेंसी को समझना होगा, वहाँ के स्टाफ को, काम करने के तरीकों को, नीतियों को, और सबसे ज़रूरी सेवार्थी प्रणालियों को, मतलब जिन लोगों या समुदायों के साथ वो काम करेंगे उन्हें अच्छी तरह से जानना समझना होगा। और इसमें अब एक और अहम बात है, अपेक्षा ये है कि विद्यार्थी अपने इंटर्नशिप का लगभग 50% समय मतलब आधा समय सीधे सेवार्थियों के साथ संपर्क में बिताएं। 50%, अच्छा खासा समय है ये। हाँ, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, इसका मकसद है कि प्रैक्टिकल स्किल्स बने, और इसके साथ ही उन्हें धीरे धीरे अपना छोटा केस लोड मतलब कुछ मामलों की जिम्मेदारी संभालना सीखना होता है। इससे असल दुनिया का दबाव और जिम्मेदारी महसूस होती है। और इसमें सिर्फ काम करना ही नहीं है, बल्कि उसे समझना भी है ना? बिल्कुल। अपेक्षा ये भी है कि विद्यार्थी सैद्धांतिक ढांचों का उपयोग करें, मतलब जो क्लास में थ्योरी सीखी है, जो मॉडल्स पढ़े हैं, उन्हें असल स्थितियों में लागू करें। हाँ, थियोरी और प्रैक्टिस को जोड़ना। बिल्कुल। केस प्रबंधन, जिसमें प्लानिंग, इंटरवेंशन, मूल्यांकन सब आता है, और साथ ही रिकॉर्डिंग यानी दस्तावेजीकरण का अनुभव भी जरूरी है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि फील्ड वर्क सिर्फ करने के बारे में नहीं है, ये सोच समझकर करने और उसे अपने एकेडमिक ज्ञान से जोड़ने के बारे में है। सही कहा। और अगर इन अपेक्षाओं को थोड़ा और गहराई से देखें तो हर चीज का एक साफ उद्देश्य है। सीधा क्लाइंट संपर्क, उससे प्रैक्टिकल स्किल बनते हैं। थ्योरी को अप्लाई करना, इससे क्लास की पढ़ाई और असल काम के बीच का गैप भरता है। हाँ। केस रिकॉर्डिंग और उस पर जो फीडबैक मिलता है, उससे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं सीखते, बल्कि आत्मचिंतन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट के जरूरी कौशल भी विकसित होते हैं। अच्छा। यहाँ ये आकर्षक है कि कैसे सामग्री सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिस पर ही नहीं, बल्कि एजेंसी की बैठकों में शामिल होने, नीतियों को समझने और अलग अलग तरह के क्लाइंट ग्रुप्स के साथ काम करने के अनुभव को भी महत्व देती है। ये एक, आप कह सकते हैं, समग्र विकास का मॉडल है। बिल्कुल। इस पूरी सीखने की प्रक्रिया को एक औपचारिक रूप देने के लिए, एक दिशा देने के लिए एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज का जिक्र है इसमें, विद्यार्थी शैक्षिक संविदा, या जिसे हम लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हाँ, लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी, फील्ड इंस्ट्रक्टर और संस्थान के बीच भूमिकाएं क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं, और सबसे जरूरी, विद्यार्थी के अपने व्यक्तिगत सीखने के लक्ष्य क्या हैं, इनको साफ साफ तय करना। हाँ, और ये कोई एक तरफा चीज नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसे विद्यार्थी और उनके फील्ड इंस्ट्रक्टर यानी क्षेत्र अनुदेशक मिलकर तैयार करते हैं। अच्छा, आपसी सहयोग से? बिल्कुल। और इसे आमतौर पर प्लेसमेंट की तीसरे हफ्ते तक जमा करना होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक गतिशील मतलब डायनामिक उपकरण माना जाता है, मतलब बदला जा सकता है। हाँ, सामग्री ये भी बताती है कि अगर जरूरत महसूस हो और सभी पक्ष सहमत हों तो इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और ये लचीलापन, ये फ्लेक्सिबिलिटी सीखने की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का रोड मैप है सीखने की यात्रा का। हाँ, जिसे जरूरत पड़ने पर अपडेट भी कर सकते हैं। हाँ, और ये जवाबदेही भी तय करता है और सीखने की प्रक्रिया को थोड़ा व्यक्तिगत भी बनाता है ना? बिल्कुल।
ये विद्यार्थी को अपनी सीखने की ज़रूरतों पर सोचने और उन्हें साफ तौर पर बताने का मौका देता है। लेकिन इससे एक ज़रूरी सवाल भी उठता है। क्या? जैसा अक्सर होता है, सिद्धांत और व्यवहार में, मतलब थियरी और प्रैक्टिस में थोड़ा फर्क तो होता है। तो ये जो अनुबंध हैं, ये ज़मीनी हकीकत में कितने अनुकूलनीय होते हैं, कितने अडेप्टेबल होते हैं? क्या वे उन ज़रूरतों को जो शायद शुरू में सोची ना गई हों, जो अचानक सामने आ जाएं, उनको ठीक से संभाल पाते हैं? स्रोत इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहते, पर ये एक प्रैक्टिकल चुनौती तो है। हाँ, ये बात तो है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि फील्ड वर्क सिर्फ किसी ऑफिस में जाकर कुछ घंटे बिताना या बस जो काम दिया वो कर देना, वैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही संरचित, मतलब स्ट्रक्चर्ड और उद्देश्यपूर्ण सीखने का अनुभव है। इसमें भूमिकाएं साफ हैं, जिम्मेदारियां तय हैं और अपेक्षाएं भी ऐसी हैं जिन्हें मापा जा सके। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि इसमें विद्यार्थी से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो बस चुपचाप सब ग्रहण करे, बल्कि उससे उम्मीद है कि वो अपनी शिक्षा को सक्रिय रूप से आकार दे और उसकी जिम्मेदारी ले। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं लिसनर्स के लिए, हाँ। कि ये जो सारी तयशुदा संरचनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, औपचारिक अनुबंध हैं, इन सब के होते हुए भी एक विद्यार्थी अपने फील्ड प्लेसमेंट के अंदर उन अनौपचारिक, उन अप्रत्याशित सीखने के मौकों को कैसे पहचान सकता है? जो शायद कॉन्ट्रैक्ट में लिखे भी ना हो। हाँ, और उनका लाभ कैसे उठा सकता है? मतलब अनुबंध की सीमाओं से परे ऐसी कौन सी व्यक्तिगत पहलें हो सकती हैं, कौन से इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जो उनके पेशेवर विकास को सही मायने में अधिकतम ऊंचाई तक ले जा सके? ये सोचने वाली बात। सामाजिक कार्य शिक्षा के मानकों पर खासकर ये देखना है कि यूनिवर्सिटी और जो फील्ड में काम करने वाली एजेंसियां हैं वो कैसे मिलके काम करती हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, यूनिवर्सिटी एजेंसी भागीदारी सामाजिक कार्य शिक्षा के मानक। उसी के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। मकसद ये है कि इन मानकों की जो सबसे काम की बातें हैं वो समझें, और ये भी कि ये सामाजिक कार्य के विद्यार्थियों के लिए, उनके फील्ड एक्सपीरियंस के लिए क्यों जरूरी हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो दिखती है वो एक बहुत बुनियादी बात है कि यूनिवर्सिटी और एजेंसी के बीच एक साफ लिखा हुआ समझौता होना चाहिए। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, कागजी कार्रवाई नहीं है। असल में ये पक्का करता है कि जब विद्यार्थी फील्ड में जाता है, मतलब एजेंसी में, तो उसके पढ़ाई के जो लक्ष्य हैं वो पूरे हों। अच्छा, इसमें साफ लिखा होता है कि भी किसकी क्या भूमिका होगी, किससे क्या उम्मीद है। तो विद्यार्थी को भी एक अच्छा, मतलब सीखने वाला इंटर्नशिप अनुभव मिलता है और एजेंसी स्कूल का रिश्ता भी मजबूत होता है। सही। तो ये एक तरह से वो नींव है जिस पे सब कुछ टिकेगा। क्लैरिटी पहले दिन से। बिल्कुल, इसी बुनियाद पर फिर बाकी चीजें आती हैं। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें। आपने जिक्र किया था ISW के 2004 के वैश्विक मानकों का। हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, इनके 2004 के मानक। इसमें सबसे दिलचस्प बात मुझे लगता है इनका लचीलापन है। लचीलापन वो कैसे? देखिए, ये मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय को तो सबसे ऊपर रखते हैं, वो तो है ही, लेकिन साथ ही ये हर जगह के अपने इतिहास, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जो असलियत है उसको भी अहमियत देते हैं। अच्छा। बशर्ते ये है कि वो मानवाधिकारों को ना काटती हों। तो ये कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बातचीत से, डायलॉग से विकसित होने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रों और क्षेत्रों के बीच संवाद पर जोर है। ये तो वाकई काफी बैलेंस्ड अप्रोच लगती है। मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लोकल फ्लेवर के साथ। इन मानकों को क्या कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा गया है समझने के लिए? हाँ, मोटे तौर पे 3 हिस्से कह सकते हैं। पहला है पाठ्यचर्या, यानी क्या पढ़ाया जाएगा, करिकुलम। इसमें एक तो साफ योजना होनी चाहिए। दूसरा, जिन लोगों के लिए काम हो रहा है, मतलब सेवा उपयोगकर्ता, उनकी भागीदारी जरूरी है। लोकल ज्ञान को भी पहचान देनी होगी, बस वो मानव अधिकारों के दायरे में हो। और हाँ, विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। और फील्ड एजुकेशन, मतलब फील्ड में काम करने का भरपूर अनुभव देना। यानी सिर्फ क्लासरूम नहीं, असली दुनिया का अनुभव भी। और इसमें एजेंसी और स्कूल का तालमेल कैसा रहता है? वो बहुत जरूरी है। एजेंसी और स्कूल के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। जो सुपरवाइजर्स फील्ड में गाइड करते हैं विद्यार्थियों को, वो प्रशिक्षित हों, अनुभवी हों। हाँ बिल्कुल। मकसद ये है कि विद्यार्थी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए तैयार हों और इसके लिए संसाधन भी पर्याप्त हो। ये एक लगातार चलने वाला काम है। समझ गई। ये हुआ पहला हिस्सा। और दूसरा है ढांचा, प्रशासन और संसाधन, स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्सेस।
मतलब यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क प्रोग्राम की अपनी एक पहचान होनी चाहिए, साफ। उसका नेतृत्व काबिल हाथों में हो और उसके पास पर्याप्त साधन हो। साधन जैसे फैकल्टी, स्टाफ, लाइब्रेरी, टेक्नोलॉजी। खासकर अगर दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही हो तब तो और भी जरूरी है। और स्कूल को बाहरी संस्थाओं और सेवा उपयोगकर्ताओं से भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। सही बात है। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम की इज्जत हो और लीडरशिप अच्छी हो। बिल्कुल, उसकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और तीसरा हिस्सा? आपने कहा था 3 है। हाँ, तीसरा और शायद सबसे अहम वो है मूल्य और नैतिकता, वैल्यूज एंड एथिक्स। देखिए, सामाजिक कार्य की तो बुनियाद ही नैतिकता है। तो इन मानकों में यह शामिल है कि स्टाफ और विद्यार्थी प्रोफेशनल बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड हों। उन्हें पता हो कि भाई पेशेवर व्यवहार की सीमाएं क्या हैं, और अगर कोई नैतिक नियमों को तोड़ता है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसकी प्रक्रिया हो। इसी नैतिकता वाले पॉइंट में एक और चीज थी, वो रेस्टोरेटिव जस्टिस वाली बात, कि अनुशासनिक कार्यवाही में सजा देने वाले न्याय के बजाय सुधार वाले न्याय को प्राथमिकता देना। ये क्या है एग्जैक्टली? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। रेस्टोरेटिव जस्टिस यानी सुधार वाला न्याय, इसका मकसद बदला लेना या सिर्फ सजा देना नहीं होता है। कोशिश ये होती है कि जिसने गलती की है उसे अपनी जिम्मेदारी समझने में मदद की जाए। अच्छा। अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के रास्ते ढूंढे जाएं। और वो व्यक्ति अपनी गलती से सीखे ताकि भविष्य में बेहतर फैसले ले सके। ये शिक्षा के माहौल में तो और भी ज्यादा फिट बैठता है ना? लक्ष्य है सिखाना, सुधारना, ना कि सिर्फ दंड देना। ये तो काफी प्रोग्रेसिव सोच है, दंड की जगह सुधार पर फोकस। हाँ, ये उस सामूहिक सांस्कृतिक विवेक को भी दिखाता है जो नैतिक संहिताओं में होता है। तो कुल मिलाकर ये मानक सामाजिक कार्य शिक्षा की क्वालिटी को पक्का करने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। इसमें एजेंसी की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस, कोर्स का कंटेंट, संस्था का ढांचा और नैतिक मूल्य सब कुछ आ गया। हाँ बिल्कुल, और ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, कि ये मानक कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इन्हें लगातार देखते रहना पड़ता है, सुधारते रहना पड़ता है, क्योंकि समाज बदलता है, संस्थाएं बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं। बिल्कुल, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। और यहीं पर शायद वो सवाल भी उठता है जो आपने शुरू में कहा था, कि जब हम ये वैश्विक मानक लागू करते हैं तो स्थानीय संस्कृति, वहाँ की असलियत और खासकर जब संसाधन कम हो, उनके साथ संतुलन कैसे बिठाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचने की जरूरत है। यानी समाज कार्य की पढ़ाई से जुड़े कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नैतिक दिशा निर्देशों पर बात करेंगे। नमस्ते। हाँ, हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जो इस पर काफी अच्छी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ये समझना कि दुनिया भर में सोशल वर्क की शिक्षा को कैसे एक तरह से आकार दिया जा रहा है, क्या गाइडलाइंस हैं। और ये जानना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सोशल वर्क जैसा क्षेत्र वो मानव अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मतलब बहुत बड़े सार्वभौमिक उसूलों पर टिका है। सही कहा। पर जो दिलचस्प बात है, जैसा इन अंशों में भी है, कि इन बड़े उसूलों को हर जगह की अपनी जो स्थानीय संस्कृति है, वहाँ का जो माहौल है, उसके हिसाब से ढालना भी पड़ता है। हाँ, ये संतुलन वाली बात, ये सुनने में ही चुनौतीपूर्ण लगता है। बिल्कुल, ये तालमेल ही तो असली कला है यहाँ पर। तो स्रोत में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, जिसे ISSW कहते हैं, उनके 2004 के मानकों का जिक्र है। हाँ, 2004 वाले मानक। और फिर शायद 2005 के आसपास किसी ने उनका विश्लेषण किया और कुछ खास बातें बताईं, जैसे उनमें लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन, हाँ। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय पर जोर, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और अलग-अलग जगहों के बीच बातचीत, संवाद पर बल। बिल्कुल सही। और ये लचीलापन, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए इतनी अहम है क्योंकि सोशल वर्क कोई, आप कह सकती हैं, एक ही फॉर्मूला नहीं है जो हर जगह फिट हो जाए। हाँ, हर समाज अलग है। हर समाज की अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी सच्चाइयाँ हैं, और संवाद पर जोर इसीलिए दिया गया है ताकि ये मानक कहीं ऊपर से थोपे हुए ना लगें। अच्छा, मतलब जमीनी हकीकत से जुड़े। हाँ बिल्कुल, जमीनी हकीकत के साथ मिलकर बने। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बन गई और बस। ये तो मतलब एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक बड़ा फ्रेमवर्क, लेकिन जब असल कोर्स बनाने की बात आती है, मतलब करिकुलम या सिलेबस, तब क्या मानक है?
हाँ, तो उसमें भी कुछ खास बातें हैं। मैंने सुना है कि इसमें बहुत साफ प्लान होने चाहिए, योजनाएं, और जो सेवा उपयोग करता है, मतलब जिनके लिए काम हो रहा है, उनकी भागीदारी भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सेवा उपयोगकर्ताओं की आवाज शामिल करना बहुत जरूरी है, और साथ ही स्थानीय या जो स्वदेशी ज्ञान है, अच्छा, इंडिजिनस नॉलेज। हाँ, उसका सम्मान करना। लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो मानवाधिकारों का उल्लंघन ना करता हो। ये जरूरी बात है। और एक और चीज, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स विकसित करने पर भी जोर है। चीजों पर सवाल उठाना, गहराई से समझना। और इसी से जुड़ा हुआ फील्ड एजुकेशन यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मुद्दा भी है। हाँ, फील्ड एजुकेशन तो आप कह सकती हैं सोशल वर्क की रीढ़ है। मानक साफ कहते हैं कि इसकी अवधि पर्याप्त होनी चाहिए, मतलब ठीक-ठाक लंबी हो। सिर्फ कुछ हफ्तों की नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्कूल यानी सिखाने वाली संस्था और एजेंसी जहां छात्र काम कर रहे हैं, उनके बीच अच्छा तालमेल, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सुपरवाइजर्स कैसे हों? सुपरवाइजर योग्य हों, अनुभवी हों, नियम कायदे साफ हों, गाइडलाइंस क्लियर हों, और हाँ, सबसे जरूरी संसाधन मतलब पैसा और दूसरी सुविधाएं भी पूरी हों। पर असल मुश्किल शायद यहीं आती होगी, इन सब चीजों को बनाए रखना। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चुनौती बहुत बड़ी है। इन मानकों को बनाए रखने और लगातार लागू करने के लिए वो एक निरंतर प्रयास और समर्पित स्टाफ चाहिए होता है। ये बस लिस्ट में टिक करने वाला काम नहीं है। सही बात है। तो मतलब सिर्फ अच्छा सिलेबस या फील्ड वर्क का प्लान बना लेना काफी नहीं है, उसको चलाने वाला पूरा सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए। एग्जैक्टली। इसीलिए स्रोत में ये भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सोशल वर्क का अपना एक अलग पहचाना जाने वाला डिपार्टमेंट या स्कूल होना चाहिए। उसकी अपनी एक पहचान हो। हाँ, और उसका जो लीडर हो, मुखिया, वो योग्य हो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पढ़ाई क्लास में हो रही हो, दूर से हो रही हो, ऑनलाइन हो। हाँ, आजकल तो वो भी बहुत है। बिल्कुल, तो उसके लिए जरूरी जगह, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें होनी चाहिए। और ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर सिर्फ नाम के लिए तो नहीं होगा, इसका कोई मतलब होगा? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये ढांचा इसलिए मायने रखता है क्योंकि इससे उस कोर्स को, उस विषय को यूनिवर्सिटी के अंदर एक वजन मिलता है, एक सम्मान मिलता है। अच्छा। एक अच्छा सक्षम लीडरशिप कोर्स को सही दिशा दे सकता है, और यूनिवर्सिटी की प्राथमिकताएं तो बदलती रहती हैं, तो उन बदलावों के बीच भी कोर्स को प्रासंगिक बनाए रखना, ये सब इसी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। तो ये प्रशासनिक चीजें असल में क्वालिटी की नींव है। समझ गया। और फिर आखिर में, लेकिन शायद सबसे अहम, मूल्यों और नैतिकता की बात आती है। हाँ, एथिक्स। इसमें जैसे प्रोफेशनल निकायों के साथ रजिस्टर होना, अपनी पेशेवर सीमाएं समझना, गलत काम मतलब मिसकंडक्ट से बचना, और अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे निपटने की प्रक्रियाएं क्या होंगी। हाँ, वो प्रक्रिया है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत दिलचस्प नजरिया सामने रखता है। वो कहता है कि अगर कोई छात्र गलती करता है, खासकर पढ़ाई के दौरान, तो रवैया सजा देने वाला यानी रिट्रिब्यूटिव जस्टिस वाला नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसा होना चाहिए? बल्कि सुधारने वाला, या जिसे रेस्टोरेटिव जस्टिस कहते हैं, पुष्टिकर न्याय, उस पर जोर होना चाहिए। रेस्टोरेटिव जस्टिस मतलब फोकस सजा पर नहीं बल्कि सीखने पर, गलती से सीखने और भविष्य में बेहतर करने में छात्र की मदद करने पर। तर्क ये है कि एक शैक्षिक माहौल है, सीखने की जगह है, तो यहाँ फोकस सीखने और सुधारने पर होना चाहिए, न कि सिर्फ दंड देने पर। ये तो काफी अलग सोच है पारंपरिक सजा वाले सिस्टम से। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है सोच में। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि ये जो वैश्विक मानक हैं, ये एक ढांचा तो देते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। हाँ, एक फ्रेमवर्क जरूर देते हैं। लेकिन सोशल वर्क की अच्छी प्रभावी शिक्षा तभी हो सकती है जब इन मानकों को स्थानीय जरूरतों और सच्चाइयों के हिसाब से ढाला जाए। बिल्कुल, और सिर्फ ढालना ही नहीं बल्कि उन्हें लागू करने के लिए लगातार कोशिश हो, जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएं, और नैतिकता का पालन हो, खासकर ये रेस्टोरेटिव जस्टिस यानी सुधारने वाले न्याय जैसे सिद्धांतों का। सही कहा। और यहीं से मेरे मन में एक सवाल उठता है जो स्रोत पर आधारित है, पर शायद थोड़ा आगे जाता है। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल ये है कि अगर हम शिक्षा के दौरान मतलब ट्रेनिंग के समय इस रेस्टोरेटिव जस्टिस या सुधारने वाले न्याय पर इतना जोर दे रहे हैं, हाँ, तो क्या यही सिद्धांत जब छात्र पढ़ाई पूरी करके प्रोफेशनल सोशल वर्कर बन जाते हैं, उनके काम करने की जगह पर मतलब प्रैक्टिस में अनुशासन या गलतियों से निपटने के तरीकों को भी चुनौती दे सकता है, या उन्हें कोई नई दिशा दिखा सकता है? दिलचस्प सवाल है। मतलब
क्या वर्कप्लेस पर भी सजा के बजाय सीखने और सुधारने पर ज्यादा फोकस हो सकता है? हाँ, क्या ये सिद्धांत प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी उतना ही लागू हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। आज हम एक अहम दस्तावेज पर बात कर रहे हैं, समाज कार्य, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण और नीतियां। और कोशिश ये समझने की है कि ये दस्तावेज सोशल वर्क में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसको कैसे देखता है, उसका क्या ढांचा बताता है। तो शुरुआत होती है इस आइडिया से कि जो सोशल वर्क प्रोफेशनल्स हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एंगल से देखें। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये मल्टी लेवल नजरिया क्यों इतना जरूरी बताया गया है? हाँ बिल्कुल, और दस्तावेज का एक सेंट्रल पॉइंट यही है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को माइक्रो, मेजो और मैक्रो मतलब तीनों स्तरों पर काम करने की स्किल्स देनी चाहिए। माइक्रो, मीजो, मैक्रो, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ देखिए, माइक्रो मतलब हो गया जैसे व्यक्तियों या छोटे ग्रुप्स के साथ डायरेक्ट काम करना। मीजो हो गया थोड़ा बड़े लेवल पे, जैसे कोई कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और मैक्रो तो फिर पॉलिसी लेवल पर बड़े सामाजिक ढांचों पर काम करना। अच्छा। और दस्तावेज कहता है ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो अक्सर इन तीनों लेवल्स पर जुड़ी होती हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति की दिक्कत उसके आसपास के माहौल या सरकारी नीतियों से जुड़ी हो सकती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ इंडिविजुअल केस वर्क वाली बात नहीं है, ये तो काफी बड़ा कैनवास हो गया। जी बिल्कुल। यानी एक अच्छा सोशल वर्कर बनने के लिए आपको तीनों स्तरों पर इंटरवीन करने की काबिलियत चाहिए, चाहे वो किसी को काउंसलिंग देना हो या कम्युनिटी को मोबिलाइज करना हो या फिर पॉलिसी चेंज के लिए आवाज उठाना हो। सही कहा। और इसी मल्टी लेवल सोच को प्रैक्टिस में लाने के लिए ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर आता है, और इसमें खास तौर पर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। हाँ, फील्ड वर्क। हाँ, फील्ड वर्क या कह लें प्रयोगात्मक कार्य। दस्तावेज इस पर काफी जोर देता है। मतलब स्टूडेंट्स का किसी एजेंसी में जाकर डायरेक्ट काम सीखना। और दस्तावेज कहता है ये कंपलसरी पार्ट है सीखने का। हाँ, अनिवार्य हिस्सा है। अच्छा, तो इस फील्ड वर्क को थोड़ा सिस्टमैटिक बनाने के लिए दस्तावेज में छात्र सीखने का अनुबंध या स्टूडेंट लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजों का जिक्र है। ये सुनने में तो बड़ा फॉर्मल सा लगता है। हाँ लगता है, पर दस्तावेज इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं मानता है। ये एक्चुअली एक बहुत क्लियर अग्रीमेंट है स्टूडेंट, एजेंसी का सुपरवाइजर और यूनिवर्सिटी तीनों के बीच। अच्छा। इसमें बिल्कुल साफ लिखा होता है कि स्टूडेंट फील्ड में कौन सी खास स्किल सीखेगा, क्या एक्टिविटीज करेगा और उसका मूल्यांकन मतलब असेसमेंट कैसे होगा। तो एक तरह से रोड मैप बन जाता है। बिल्कुल, इससे ना सीखने के गोल्स क्लियर होते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है। और इसी तरह यूनिवर्सिटी और एजेंसी के बीच अच्छी पार्टनरशिप पर भी जोर है ताकि स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस और माहौल मिले। इसमें इग्नू और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कुछ नाम भी मेंशन है। क्या इनके मॉडल में कुछ खास बात बताई गई है? हाँ, उनका जिक्र शायद अलग अलग अप्रोच दिखाने के लिए है। जैसे हो सकता है इग्नू की पॉलिसीज ये दिखाती हों कि डिस्टेंस लर्निंग में फील्ड वर्क कैसे मैनेज किया जाता है, जो भारत जैसे देश के लिए अहम है। सही बात है। और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी का उदाहरण शायद ये दिखाता हो कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रैक्टिकम हो सकता है। मतलब अगर कोई पहले से कहीं काम कर रहा है, अच्छा, तो वो अपनी जॉब में ही फील्ड वर्क का क्रेडिट ले सकता है। हाँ, कुछ उस तरह का, जो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए काफी मददगार हो सकता है। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि प्रिंसिपल्स तो वही रहते हैं, पर उन्हें अलग अलग हालात में कैसे लागू किया जा सकता है। तो अगर हम सम अप करें तो इस दस्तावेज के हिसाब से सोशल वर्क की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काफी सोची समझी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। बिल्कुल। इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, सबकी भूमिकाएं तय हैं और फील्ड वर्क से लेकर लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट और इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप तक हर चीज का ध्यान रखा गया है। सही कहा। और अगर हम इसे लार्जर पिक्चर में देखें तो ये दस्तावेज यही दिखाता है कि सोशल वर्क की थ्योरी को असलियत में उतारने के लिए एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क कितना जरूरी है। ये सिर्फ नॉलेज देने की बात नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को तैयार करना है ताकि वो रियल वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्स चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकें। एक्सपीरियंस से सीखना वो कोर में है। तो बॉटम लाइन यही है कि असरदार सोशल वर्कर्स तैयार करने के लिए सिर्फ क्लासरूम स्टडी काफी नहीं है, बल्कि फील्ड में काम करने का एक ठोस गाइडेड अनुभव बहुत बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल जो ये दस्तावेज सोचने पर मजबूर करता है, इसमें अलग अलग ट्रेनिंग कॉम्पोनेंट्स और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य का भी जिक्र है। हाँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाता है कि ये जो स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं जो शायद एक खास कॉन्टेक्स्ट में बने हैं, क्या वो अलग अलग कल्चरल या इंटरनेशनल सेटिंग्स में भी उतने ही कारगर या रेलेवेंट है? अच्छा पॉइंट है। या फिर उन्हें लोकल जरूरतों के हिसाब से काफी बदलने की जरूरत पड़ेगी? इस पर आगे सोचा जा सकता है।